अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आपका दिन अच्छे से स्टार्ट हुआ है। आपको वेलकम करते हैं। खबर पुरानी ही है, इनफैक्ट हम अपडेट्स ले रहे हैं और जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स उसको साथ लेकर चल रहे हैं सैलाब के हवाले से। पाकिस्तान भर में इस वक्त अगर कहें कोई सूबा ऐसा नहीं है कि जो मुतासिर नहीं है, और कल भी हमने आपको आगाह किया था, आज भी आगाह करेंगे और करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि पॉसिबल है। इस वक्त सारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक्टिव है फ्लड सिचुएशन को लेकर। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए माशी नुक्ता निगाह से आई, जहाँ पे सैलाब ने माशी तौर पे हमें बहुत ज़्यादा मजीद नुकसान पहुँचाया। वहीं पे कल फाइनली IMF ने पाकिस्तान के लिए जो प्रोग्राम है उसको हतमी शक्ल देते हुए अप्रूव कर लिया और जल्द ही पाकिस्तान को जो पैसे हैं 1.10 बिलियन वो जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले ये भी आपको बताएं कि इस कर्ज का जो हुजम है वो बढ़ाकर तकरीबन 6 अरब डॉलर तक कर दिया गया है। विद दैट इस प्रोग्राम को जून 2023 तक तौसी दे दी गई है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी चैलेंजेस दरपेश हैं जिसका हमें पता है, और हम मुसलसल IMF के साथ नेगोशिएशंस के अंदर थे। पिछली हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी टर्म्स थी जिनको वायलेट किया गया था, जिसकी वजह से IMF ट्रस्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान हुकूमत पे और हमारा मुआहिदा नहीं हो रहा था। लेकिन अब फाइनली हुकूमत के साथ मुआहिदा हो गया है, जिसके बाद यकीनी तौर पे जो दीगर मालियाती इदारे हैं वो भी पाकिस्तान को फंड्स फराहम करेंगे और हमारी मुआशी हालत कुछ ये बेहतर काफ़ी हद तक अच्छी खबर है और ये मस्बत पेशरफ्त है। ऑब्वियसली जो इकॉनमी की सिचुएशन थी, हम बैंक्रप्सी के हवाले से बहुत सारी बातें सुन रहे थे, दीगर मामलात को सुन रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन कुछ हद तक बेहतर होती नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब हम चूँकि सैलाब के हवाले से बार बार बात कर रहे हैं और सैलाब की जो सूरत हाल है इस पर तमाम तर जो हुकूमती मशीनरी है, लोग हैं, वो इस वक्त एक्टिव हमें नज़र इसलिए भी आ रहे हैं कि ऑब्वियसली ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है। इस पर काम करने के साथ साथ दीगर मामलात पे भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने भी जी एक टेलीथॉन की, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वो मैदान में आए और उस टेलीथॉन में उन्होंने कल मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और दीगर लोगों ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। अमेरिका से एक पाकिस्तानी शख्स ने 22 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया। उसके साथ साथ इस टेलीथॉन में मुख्तलिफ जो है 5 अरब रुपए टोटल अगर हम बात करें तो उसकी रकम इकट्ठी कर ली गई है। और साथ साथ चेयरमैन PTI इमरान खान लोगों ने कमिट किए एग्जैक्टली, और चेयरमैन PTI कहते हैं कि जी बहैसियत कौम हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। और लाइव ट्रांसमिशन के दौरान जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तान ने 22 करोड़ रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स में जमा करवाए, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी निजात जो बॉक्सर हैं आमिर खान, उन्होंने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसी तरह टोरंटो से भी एक और पाकिस्तानी ने सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। अब इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों से कॉल्स आती रहीं और ये टेलीथॉन काफ़ी लंबी चली, जिसके अंदर इमरान खान साहब के साथ दीगर लोग भी बैठे हुए थे और टेलीथॉन के जरिए सैलाब मुतासरीन के लिए जितना मुमकिन हो सका उसमें जो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया और काफ़ी बड़े पैमाने पर ओवरसीज पाकिस्तानी में इसमें हिस्सा लिया। ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी इसमें अच्छी बात यह है कि जो विफाक और सूबे हैं ये इसमें कोऑर्डिनेशन में रहें। जो वसाइल विफाक के पास हैं, जो इदारे विफाक के पास हैं, वो सूबों के पास नहीं हैं। और अगर विफाक और सूबे आपस में एक दूसरे से मुकाबला करते रहेंगे तो नुकसान अल्टीमेटली सैलाब ज़दगान का होगा। ये एहसास इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं नज़र आ रहा। आगे बढ़ते हुए जी बड़ी खबर में भी हम इस वक्त मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल का ही आपको बताएंगे, जिसमें दरियाए सवात और काबुल के बाद अब जो आबी रेले हैं ये दरियाए सिंध की जाने बढ़ रहे हैं। भक्कर के मकाम पर दरियाए सिंध फिर बिफरने लगा है। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। सैकड़ों बस्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें खाली करा लिया गया है। लिया में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा तौसा में सैलाबी सूरत हाल है। दिन साउथ पंजाब की मजीद बात करें, राजनपुर, डेरा गाजी खान, रुझान बुरा हाल है। बेयारो मददगार हैं यहाँ पे भी लोग। जो बच जाने वाले हैं यहाँ पे उनका नया इम्तहान ये है कि कई अजला और इलाकों में जो बुनियादी सेहत की सहूलियात हैं वो नहीं हैं। हज़ारों मुतासरीन को खैमे नहीं मिले। कई ख़ानदान एक एक खैमे पर रहने पर मजबूर हैं। खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। कई फिट दूर दूर तक पानी ही पानी है और गंदे पानी से फिर आपको मालूम है मच्छर, मक्खियाँ, जरासीम पैदा हो रहे हैं और कई इससे जो दीगर बीमारियाँ हैं वो भी जन्म ले रही हैं। दूसरा, हम मुसलसल एक आवाज़ उठा रहे थे, बात करते सांपों के काटने के वाक़यात भी अनुल्लाह साहब ने आना शुरू हो गए, वो भी सामने के, और दीगर जो पानी से रिलेटेड है, नहाने तहारत के लिए साफ पानी नहीं है, खड़े पानी में बैतुल खला जाने का मसला है, खुले इलाकों में बेपर्दगी का मसला है। ख़वातीन के हवाले से कल हमने डिस्कस किया, हामिला ख़वातीन को लेके दीगर ख़वातीन के जो भी मसाइल हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है, और साथ साथ मेल रज़ाकारों को देखा जाए तो उनके साथ भी ख़वातीन की कंफर्टेबल होने में थोड़ी मुश्किलात हो रही हैं। ओवरऑल इस सारी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो बारिश और आबी रेलों से तकरीबन 3.5
करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि 1500 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तस्दीक भी की है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक जी अब तक मईशत को 10 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है और जो सैलाब ने ओवरऑल एक जो समाजी ढांचा है उसको बिखेर कर रख दिया है, और ये इसको कहा जाए कि हालिया वर्षों का सबसे बड़ा इंसानी बहरान है तो ये गलत नहीं होगा। इसी सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एंकर पर्सन इमरान सनाउल्लाह मौजूद हैं, जिन्होंने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा तो किया है, लेकिन साथ साथ इस वक्त वो दरिया सिंध के कहीं पास मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ वकार अहमद मलिक जो कि तौंसा और राजनपुर में दीगर कल हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, उस पर भी बड़ी डिटेल उनसे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान सनाउल्लाह की जानिब जाएंगे। इमरान, थैंक यू वेरी मच। इमरान, ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे जनूबी पंजाब को भी आपने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, इस वक्त आप कहाँ पे क्या मौजूद हैं और आपने अपनी आंखों से क्या मनाजिर देखे हैं, चाहे वो मसाइल हो या रिलीफ हो या रेस्क्यू ऑपरेशन हो, ज़रा हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अर्मला और इमरान, जैसे कि आपने भी हमारे नाज़रीन तक ये सूरत हाल पहुँचाई। मैं आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है, सिर्फ इतना आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि जितने मसाइल आप सोच सकते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मसाइल हमने यहाँ पर देखे हैं। इस वक्त हम दरियाए सिंध के साथ जो गुजर रहा है गाजी घाट, उस मकाम पर मौजूद हैं। और दरियाए सिंध के हवाले से थोड़ा सा अगर आपको मैं बता दूं, ये जो तौंसा है, डीजी खान है, इसके साथ साथ राजनपुर है, इनके एक जानिब तो कोहे सुलेमान की पहाड़ियां हैं, वहां से रोद कोहियों का जो सैलाब आया था ना, अभी तक की जो तबाही है वो उसकी वजह से आई है और वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा मुश्किलात लोगों की बढ़ चुकी हैं। लेकिन दूसरी जानिब दरियाए सिंध में भी इस वक्त तुग़यानी जो है वो पैदा हो चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर दरियाए सिंध जो है वो बिफर चुका है, यानी कि इन तमाम आबादियों के एक जानिब तो खतरा कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से रोद कोहियों का था, जो कि अभी तक हमने देखा कि 25 जुलाई को जो बारिशें शुरू हुई थी, 34 रोज बाद ये सिलसिला तो थमा है, लेकिन जो हालात खराब हुए हैं उसका सिलसिला जो है मजीद बढ़ गया है। अभी इस वक्त जो दरियाए सिंध में अगर आप देख भी सकते हो, इस वक्त तकरीबन 7 लाख क्यूसेक के सैलाबी रैला इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है और इम्कान यही है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है। दरिया सिंध जो है वो अब आगे तबाही मचाने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा दरिया है और दरिया काबुल और दरिया सवात की अभी इमरान ने बात की थी, तो मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि दरिया काबुल और दरिया सवात भी इसी दरियाए सिंध में मिलते हैं और यही दरिया सिंध जो है वो आगे जाके समुंदर तक जाता है। अब जो जिन इलाकों को नुकसान पहुंच चुका था वो तो बहुत शदीद नुकसान था। अब जो अगला खतरा लाक है वो आगे आने वाले मैदानी इलाकों के लिए है। तो अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि शायद सैलाब होके गुजर चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आगे और भी मजीद खतरात हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा इलाकों में देखें, मुश्किल है थोड़ी सी, खड़े होने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दरपेश हो रही है, लेकिन हमारा मकसद यही है, एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर हम इन तमाम लोगों के मामलात दुनिया के सामने रखें और ना सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम है, ना सिर्फ ये एनजीओज का काम है, ना सिर्फ ये इंडिविजुअल्स का काम है, मैं समझता हूँ ये काम आपका और हमारा काम भी है। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, बहुत अच्छे से आपने आगाह किया। ये भी बता दीजिए इस वक्त आपने रिलीफ के हवाले से, चूंकि अगला सवाल यही हमारा रेस्क्यू के बाद के रिलीफ की क्या सरगर्मियां और कैसे जारी हैं, आप रिलीफ में कितना रिलीफ महसूस करें देखते हुए कि क्या चीज़ें हौसला अफजा हैं यहाँ पे? चूंकि एक बात तो हमें मालूम है कि नुकसान बहुत बड़ा है, वसाइल बहुत कम है उससे निपटने के लिए, आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, उसमें देखें, एक तो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि इस वक्त रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कुछ एनजीओज भी ऐसी हैं जो कि आगे कुछ रजाकार हैं जो कि लोगों तक रिलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो यही शिकवा करते नजर आ रहे हैं, हमें इमदाद नहीं मिली, हमें राशन नहीं मिला, हमें खुराक नहीं मिली, हमें मेडिकल की सहूलियात नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ जगहों पर गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही, वहां पर बाइक्स पे लोगों को इमदाद दी जा रही है, राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। जो खैमा बस्तियां जो हैं यहाँ पर सैलाब मुतासिरीन के लिए बनाई गई हैं, उसमें हैरानकुन बात यह है कि कल भी हमने बहुत सी खैमा बस्तियों का विजिट किया है, लेकिन वहां पर हमें मुतासिरीन नजर नहीं आए। जब हमने उनसे ये पूछा कि यहाँ पर क्यों मुतासिरीन नजर नहीं आ रहे, अर्मला ने जो बात की थी कि यहाँ पर बापर्दा खवातीन है, कोई भी खातून आपको पर्दे के बगैर नजर नहीं आएगी, तो अपना घर बार छोड़ के एक ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ पर और मर्द भी मौजूद हो और एक इंसान की प्राइवेसी भी होती है, तो लोग
कुछ अपने घरों में मौजूद है। इमरान, एक और फैक्टर यहाँ पे बताइए, एक और फैक्टर यहाँ पे बताइए, जिस कदर बड़ी ये कैलेमिटी है और जो आप इसका हजम देख रहे हैं और बता रहे हैं, क्या उतना आपको लगता है कि पाकिस्तानी हम जैसे जो कि इस वक्त मुतासिर नहीं हैं, वो उस हद तक मुतहर्रिक हैं बाकी हमारे मुतासरीन के लिए, यानी कि क्या उतनी इमदाद लोग दे रहे हैं जितना बड़ा ये सानिया है, जितनी बड़ी कैलेमिटी है, या आपको लगता है कि नहीं, लोगों तक सही मैसेज अभी नहीं पहुंच रहा? और आप चूंकि ऑन फील्ड हैं, ऑन ग्राउंड हैं, तो आप शायद बेहतर ये मैसेज कन्वे कर पाएं। अच्छा, इसमें बात यह है कि देखें, लोगों तक तो ये बात बहुत लेट पहुंची है। जैसे कि मैंने बताया कि 25 जुलाई को ये शदीद बारिशें शुरू हुई थी, 34 रोज इस मामले को गुजर चुके हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस तरह का रिस्पांस पहले हो जाना चाहिए था ताकि हम डैमेज को कंट्रोल कर सकते। बहरहाल अब भी शुरू हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी बहुत से मामलात किए जाने बाकी हैं। लोग छतों के बगैर हैं, घरों के बगैर हैं, रोड्स पे मौजूद हैं। बारिश के खतरे की वजह से वो बंदों पे चढ़ जाते हैं, जैसे बारिश चली जाती है उसके बाद दोबारा से वापस आ जाते हैं। मैं तो कि लोगों के लिए सबसे एक जो मसला है वो कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। देखिए, या तो वो गवर्नमेंट के कुछ इदारों को अपने फंड्स दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपील की है, उनके फंड में पैसे जमा करवा सकते हैं। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ऑब्वियसली अब ये जो आपने बताया कि अभी दरियाए सिंध भी भिपरने वाला है, ऑब्वियसली जिस तरह से आपने कहा कि डैमेज कंट्रोल करना इस सिचुएशन में उस हद तक पॉसिबल नहीं है। जो यहाँ पर जो इर्द गिर्द आबादियाँ हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर खाली करवा ली गई हैं? जिस तरह से कल हम देख रहे थे काफ़ी जगहों पर उनको खाली करवाने के हवाले से मुतहरिक नज़र आ रहे थे लोग। क्या लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं? और जिस तरह से दरियाए सिंध की आप बात कर रहे थे, खुदा ना खास्ता अगर कोई एक और सैलाबी रेला आता है तो क्या लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो इसके इर्द गिर्द की आबादियां हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कोई जाएगा तो जाएगा कहाँ पे? देखिए, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, वो अपनी बगैर छत के सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने घर बार अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो दरिया सिंध के किनारे हम इस वक्त खड़े हुए हैं, वहाँ पर इस वक्त भी 7 लाख क्यूसिक का ये रैला गुजर रहा है और इसकी आवाज़ भी शायद हमारे नाज़रीन भी सुन सकते हो। अगर हम 2010 की बात कर ली जाए, तकरीबन 12 साल पहले भी यहाँ पर एक शदीद सैलाबी सूरत हाल बनी थी। उस वक्त जो सैलाबी रैला जो था ना, वो 11 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया था और उसने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। अभी फ़िलहाल 7 लाख है और इसकी जो इस वक्त हम लेवल देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। आगे आने वाले दिनों के लिए जो पंजाब में लोग हैं या बाकी जगहों पे लोग हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि सब्जियां बहुत महंगी होने वाली हैं, तो बहुत महंगी हो जाएंगी, हो भी रही हैं, इससे ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और नापैद भी हो जाएंगी। जो ऑफ सीजन सब्जी है ना, वो बलोचिस्तान के एरिया से आती हैं। हमने देख लिया बलोचिस्तान। इमरान, आप हमारे साथ ही रहिए, हम मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। वी कैन फील, बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये किस कदर खतरनाक सूरत हाल है। वकार भाई, आप भी वहाँ पे मौजूद थे और आपने ही इनफैक्ट वहाँ पे जो अंदर जाके लोगों से बात की, जिस तरीके से कल हमने आपकी 2 दिन की डायरी देखी, दैट वाज सो डेवास्टेटिंग। हम जो सूरत हाल देख रहे थे वो बहुत ख़तरनाक थी। तो इमरान जो बातें कर रहे हैं, इमरान ये कह रहे हैं कि एक तो इससे पहले जो रोदकोइयाँ से आया है सैलाब, ये उसकी सूरत हाल है को सुलेमान से, लेकिन अभी मजीद सूरत हाल ख़राब होगी जब दरियाए सिंध बिफर रहा है और 7 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त क्रॉस कर रहा है। एक तो ये डैमेजेस मजीद कितने बढ़ने का इम्कान है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हम इस वक्त जो इंतजामात कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत है या इदारे हैं, उसमें मजीद कितनी तेज़ी या कितने उसको बढ़ाने की ज़रूरत है जिस तरह का नुकसान है, जो कि आपने ऑन ग्राउंड देखी है सिचुएशन? देखिए, इसको मेरे ख्याल में 2 सतहों पे करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि एमरजेंसी है, तो एक रिलीफ के लिए जिस तरह फ़लाई तंजीमें हैं वो इस वक्त पेश हैं और ऑफकोर्स पाकिस्तानी जितने भी हैं वो बहुत ही मुखैर हैं, इस हवाले से खुला दिल के हैं, वो भी पेश हैं। फ़लाई तंजीमें जो हैं वो वक्ती रिलीफ दे सकती हैं आपको। और मसला ये है कि हमारे जितने भी ये सानियात हुए हैं, हमने हमेशा वक्ती रिलीफ पे ही फोकस किया है, लॉन्ग टर्म हमने कभी भी नहीं किया। और जो फ्लड्स हैं, ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को बहुत पहले से इसका करना इसलिए चाहिए था कि पाकिस्तान 50% से ज़्यादा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और कोई भी ऐसी लैंड जो 50% से ज़्यादा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, कोई भी ऐसा मुल्क, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आएंगे, वहाँ पे ये इस तरह मामला होगा। अब जिस तरह कोई सलमान जो है वो उससे जितने भी पानी है, अभी भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारा जो डैमेज है, वो जो इंडस हाईवे जाती है, तो क्योंकि वो बुलंद है उससे बहुत सारा डैमेज कंट्रोल हुआ है। तो अब इमेजिन कि इंसानी जो ह्यूमन फैक्टर है वो कितना बड़ा किरदार अदा करता है इन फ्लड्स को
इन्हांस करने में या इनको ज़्यादा करने में और इनको कंट्रोल करने में, दोनों में वाले से। अब एक तामीर है, एक इंसानी तामीर है जो कि एक सड़क की शक्ल में है, बट वो भी उसने भी काफ़ी प्रोटेक्ट किया है। इसी तरीके से एक और भी बहुत सारी इस तरह की मिसालें दी जा सकती हैं जिन्होंने एक वक्त पे बंद बनवा दिया था, जिसकी वजह से अब सैलाब की वजह से वो बचे रहे। तो इसलिए दो सतहों पे इसका ज़रूरी है। नंबर 1 कि यहाँ पे जो वक्ती रिलीफ के लिए डेफिनेटली मुकम्मल तौर पे हर किसी को इस वक्त पेश होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म हर सूरत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे तो फिर ये मामला तो होता है। अच्छा वकार भाई, अब ऑब्वियसली ये इतना बड़ा डिजास्टर है, इसमें आपने चूंकि जाकर वहाँ देखा भी और हमने कल आपकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, मसाइल बहुत ज़्यादा है और अब नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने के लिए भी इन लोगों को बड़ा टाइम चाहिए। और जाहिर है फौरी तौर पर जो एक छोटे छोटे इकदाम किए जा सकते हैं लोगों की जानिब से या हुकूमती सतह पे कि ये नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ सके, क्योंकि ये वाला जो डिज़ास्टर है ये मेंटली भी आपको उतना ही डैमेज करता है। नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वो आ सके, वो पहले कौन सा नॉर्मल ज़िंदगी में जी रहे? यानी मैं तो जब गया हूँ तो वो तो किसी नॉर्मलसी में नहीं है। वो जो मेजर पॉपुलेशन है हमारी जो डिस्प्लेस्ड हुई है वो नॉर्मल तो पहले भी नहीं थी। यानी वो नॉर्मल इस हवाले से नहीं है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि डिस्प्लेस्ड हुए कौन है। यानी वो लोग जो कि इस वक्त झुग्गियों में रह रहे हैं या खैमों में रह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास नहीं है। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास रिश्तेदारों के घर में चली गई है, ठीक है ना। वो अगर कोई मुल्तान में कोई है, कोई इधर है, तो उन्होंने माइग्रेट करके वहाँ चले गए, कहीं किराए पे घर ले लिया। ये वो पिसा हुआ तबका है जो कि ऑलरेडी मतलब बहुत ही बुरी हालत में, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिसको ऐसा मतलब मैं इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक ऐसी गुर्बत जिसमें आपको गुर्बत का एहसास ही ना हो। यानी एहसास इसलिए ना हो क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड है मेरी जिंदगी का, वो आपने देखा ही नहीं हुआ मेरी जिंदगी का, तो वो आपने तो ऑलरेडी आपके नजदीक तो वही स्टैंडर्ड है। एग्जैक्टली। तो उनकी जिंदगी में वो डिस्प्लेसमेंट आ गई है, अब वो वापस भी जाएंगे। लेकिन मसला ये है जो अहम चीज़ है, उनको नॉर्मल आपने कहा ना, नॉर्मल आने के लिए दुनिया में कोई खुदा की कसम कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का, ठीक है। साइंटिफिकली स्पीकिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए भी इनको नॉर्मल लाने के लिए मेरी निगाह में अगर आप उनको सस्टेनेबल कोई डेवलपमेंट का या और आप उनको उनके पाँव पे खड़ा कर देते हैं तो उनकी अगली नस्ल नॉर्मल हो जाएगी, इनकी भी आखिरी जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा वकार में पहले हमने जिक्र किया था ख़वातीन के मसाइल को, और इमरान सनाउल्लाह ने भी ये बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन जो है बापर्दा हैं, उनके मसाइल और तरह के हैं। चाहे हम वॉशरूम की फैसिलिटीज़ से लेकर उनके दीगर मामलात को देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ख़वातीन के लिए। आपने वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या देखा, किस तरह से और इन मसाइल को हल किया जा सकता है? जो मेल रज़ाकार है उनके साथ उनकी कंफर्टेबल होना बड़ा मुश्किल है। क्या आपने ख़वातीन देखी फील्ड में कि कुछ ऐसी वॉलंटियर्स ख़वातीन भी हों जो इसमें मसलन महकमा सेहत की ख़वातीन थी, वो उनकी ड्यूटी ये थी कि वो उन्होंने सेहत से मुतल्लिका वो काम करना था, लेकिन वो चावल और पानी और बोतलें उठा के फिर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा कि कई लोग जो रिलीफ के लिए आते हैं, यानी वो सामान लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ख़वातीन के मसाइल हैं तो उसकी वजह से हम फिर उनकी मदद करती हैं। यानी वो आउट ऑफ द वे, उनकी जॉब नहीं थी, लेकिन इस तरह वो अपना काम कर रही थी। दूसरा ये है कि जो यहाँ तक आपने कहा है कि मसाइल, वो तो खैर अनगिनत और बहुत ही अंबार है, लेकिन वो जो मंजर जो अभी तक मेरी आंखों में खुबे हुए हैं वो ये है कि मसलन एक माँ बैठी हुई है, 2 माह का बच्चा है, तो उसको लेके बैठी हुई है और इस तरह लेके बैठी हुई है, ऊपर से ना उसने वो की हुई चुन्नी यूं करके, अब उससे क्या बारिश जो घंटों के हिसाब से बरस रही है, उसने क्या उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। इस तरह के जो मसाइल हैं जो ख़वातीन से मुतल्लिक़ हैं, यानी ख़वातीन को देखें ना, दोहरे मसाइल, बच्चे हैं उनकी परवरिश है, फिर हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाले मामला आपको पता ही है, वहाँ पे जिस बंदे से आप पूछें तो 8 से 10 तो बच्चे हैं, ठीक है। उन बच्चों का कीचड़ में वो फिर रहे हैं। आपको कल एक बुजुर्ग थे, आप देख रहे हैं, एक छोटे छोटे नफ्सियाती मसाइल है। हमारे एक दोस्त हैं, वो कल उन्होंने एक स्टोरी लिखी है, एक छोटी बच्ची है जो जिसकी गुड़िया रह गई है, मतलब माँ ने वो ना कपड़ों से बिलाम लू के गुड़िया दी थी, उसको गुड़िया वहाँ रह गई। तो यहाँ पे वो रो रही थी, तो ये रिलीफ वाले होते हैं ना, फ्लाई वाले, तो उन्होंने पूछा कि क्यों ये बच्ची क्यों रो रही है, उन्होंने कहा जी इसकी गुड़िया रह गई है। वो दूसरे दिन वो बंदा आया, उसने उसको गुड़िया आके दी। अच्छा, वो कहते हैं वो 2 दिन फिर स्टिल रोती रही। तो वो हमारे दोस्त बुखारी साहब कहते हैं कि वो जब उसका कि अब तो गुड़िया है तो ये अब क्यों रो रही हो, कहती है नहीं वो वाली जो गुड़िया थी वो मुझसे बातें करती थी, ये वाली अभी बातें नहीं करती। तो इस तरह के बहुत सारे, तो बहुत पेचीदा से बहुत सारी दास्तानें हैं, और जो दास्तानें हम तक पहुंचती हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ भी नहीं है डियर व्यूअर्स। ये बहुत बड़ी इनका जो हजम है वो बहुत बड़ा है इस वक्त। चूँकि इमरान हमारे साथ है, इमरान ऑन फील्ड है, गर्मी बहुत ज़्यादा, वी कैन सी दैट, धूप भी बहुत तेज़ है, और यकीनी तौर पर वहाँ पर खड़ा होना अगर इतना मुश्किल है तो वी कैन इमेजिन कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए कितना मसला होगा। इन दी
दी एंड हमें एक दफ़ा फिर आप सिचुएशन को अगर कंक्लूड करना चाहें जो हमारे एक्सप्रेसो के देखने वाले हैं, विद दैट आप रिलीफ के लिए भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें उन लोगों के लिए जो कि सरगर्मियां कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इमरान। अच्छा देखिए जी, अब जो कुछ तो होना था वो तो हो रहा है और आगे भी हमें देख रहे हैं कि खतरात नजर आ रहे हैं, लेकिन असल मसला जो है ना वो 3 चीज़ों का ही है। ये रेस्क्यू है, रिलीफ है या फिर रिहेबिलिटेशन है। इस काम को आपने मुझे, जो लोग देख रहे हैं उन्होंने बढ़ाना है। मैं सिर्फ एक छोटा सा वाकया कल का शेयर कर दूं। यकीन करें दिल इंसान का फट जाता है जब मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, उसने कहा मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैंने उससे जब ये पूछा, शाम का वक्त था जनाब, 6-7 बज गए थे, तो मैंने उससे पूछा खाना खाया है, तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं खाया आपने, तो उसके पास सर कोई जवाब नहीं था। मैं समझता हूं कि जो आप, मैं, सब लोग जो देख रहे हैं वो इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करें कि उस बच्चे ने खाना क्यों नहीं खाया, उसे क्यों नहीं मिला। आपके हमारे बच्चे जो हैं, क्या कभी वो एक टाइम का खाना खाए बगैर सोते हैं? एक चीज नहीं पसंद आती, दूसरी चीज उनके सामने रखती जाती है। कम से कम इनको पेट भरने के लिए खाना दें, तन पे डालने के लिए कपड़ा दें, सर ढांपने के लिए इनको छत दें। जो जिसके पास हो सकता है वो करे। मेरा ख्याल है यही हम लोगों का और आपका फर्ज भी बनता है। और देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमेशा इन्हीं पे प्रॉब्लम किसी पे भी आ सकती है। तो हमारे भाई हैं, हम उनके लिए बाहर निकले और आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके लिए जितनी मदद हो सके, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो मदद यहाँ पहुंची है वो मेरे हिसाब से काफी है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत शुक्रिया कि आप ऑन ग्राउंड हमें सिचुएशन से आगाह करे थे। इस वक्त हमारे पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, उन्हें आपकी और हमारी अशद ज़रूरत है। आगे बढ़े, अपने हमवतनों का दुख बांटे, दिल खोल कर कार्य खैर में हिस्सा लें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुतासरीन की मदद करें। खुराक के साथ साथ अगर आप उनके लिए बुनियादी सहूलियात का भी बंदोबस्त करेंगे, और इसी वजह से हम सब पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उनका हाथ थामने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ऐसा बुरा वक्त किसी के ऊपर और हुकूमत को चाहिए, जैसा कि वकार साहब ने कहा, अभी से बैठकर अपने अपने जहन को लगाएं कि अगले 10, 15, 20 साल के लिए कैसे प्लान करना है कि अगर सूरत हाल बनती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आएँ, लोगों को ऐसे बसाएं कि दोबारा ये उजड़े ना। इस पर हम बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। सैलाब के हवाले से हम बात कर रहे हैं और एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हम भी रोज़ाना की बुनियाद पर ये कोशिश कर रहे हैं कि सियासत की बजाय मुतासरीन के मसाइल को तरजीह दी जाए। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से हम आपको आगाह रखे हुए हैं। सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन हमने की, आज भी हम कोशिश करेंगे। मुतासरा इलाकों से हमारे जो नुमाइंदगान हैं, हमारे एंकर पर्सन हैं, वो सूरत हाल से रिपोर्ट कर रहे हैं और मुतासरीन की ऑब्वियसली नज़रें हम सब पर हैं। वो हम सब से आस लगाए बैठे हैं। आगे बढ़े, इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें, जितना हो सके सैलाब ज़दगान की मदद करें। इस वक्त लाखों मुतासरीन आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, जो बेघर हो चुके हैं, फाकों और बीमारियों का शिकार हैं, उन्हें आपकी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। इस वक्त चेयरमैन हिलाल अहमद इब्रारुल हक साहब, उनके हवाले से भी हम बात भी इस तमाम तरह जो सैलाब ज़दगान की मदद और रिलीफ के लिए पेश हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, अबरार साहब से हम बात करते हैं। अबरार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना है कि आपके इदारे की कैपेसिटी क्या है वैसी सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने के लिए, और अब तक क्या किरदार अदा किया है आपके इदारे ने इस सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप रेड क्रेसेंट पाकिस्तान की बात करें तो ये एक ऑक्सिलरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे काम करता है और ये 7 डिफरेंट इसकी सूबाई कह लीजिए, 5-4 सूबाई और बाकी जो जैसे कश्मीर है तो स्टेट ब्रांच उसकी और साथ मर्ज एरियाज की ब्रांच है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध, बलोचिस्तान और हर जगह, जनूबी पंजाब, हर जगह ये काम इस वक्त कर रही है। टोटल इजला जो अभी मुतासर हैं वो 100 से ज़्यादा हो गए हैं। तो 36 से 40 अजला हैं वो शदीद मुतासर हैं। तो 23 अजला के अंदर जो है हमारा जो है बड़ा एक्सटेंसिव काम जारी है, जिसमें 500 हमारे जो ट्रेंड और इंटरनेशनली और नेशनली ट्रेंड स्टाफ और वॉलंटियर्स हैं वो काम कर रहे हैं। NFIs हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। पीने के साफ पानी के 8 प्लांट्स हमने लगा दिए वहाँ पे और उसको फूड हम लोगों को दे रहे हैं। IFRC इसकी एक तंजीम जो इसकी मदर बॉडी होती है ना, 192 ममालिक के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, वो फिर आपको सपोर्ट करती है। उसमें हम ड्रेफ्ट लॉन्च करते हैं जो कि 100 मिलियन पाक रुपीस का आ गया है और उसका सामान जा चुका है।
अभी अच्छी खबर कल की ये है कि मेरी बात हुई है और हमने वो 25 मिलियन CHF जो है वो अप्लाई किया था, जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया है। अब वो तकरीबन 5 अरब 72 करोड़ रुपया बनता है, और ये अनप्रेसिडेंटेड पैसे हैं जो पाकिस्तान में पहली बार आएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि एक थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहले भी काम किया था सहारा के प्लेटफॉर्म से 2005 के जल्जले में, 2010 के सैलाब में, और उस वक्त भी हमारी कैपेसिटी को देख के यूथ पार्लियामेंट और सहारा की वर्किंग को देख के सऊदी गवर्नमेंट ने भी और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी हमारे जरिए का किया। तो अभी वो भी चीजें साथ शामिल हैं, इदारा भी ये बड़ा है, तो ये बड़ी रकम आ रही है पाकिस्तान में। उम्मीद है कि उससे काफी बड़ा, लेकिन ये हैविंग सेड दैट आफत उससे बहुत बड़ी है कहीं। अच्छा, आपने जिस तरह से इमरान साहब खुद भी कहा कि आफत बहुत बड़ी है और आपका इदारा तो काम कर रहा है और भी दीगर NGOs इस सवाल से काम करें, लेकिन स्टिल जो आप जिस मसाइल की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर तरह के मसाइल हैं इन इलाकों में, चाहे वो रिलेटेड इश्यूज़ हों और सैलाब के बाद जो बीमारियों का एक मसला है, रिलीफ, रेस्क्यू, खाना, ये सारे मसाइल हैं। आप लोगों का फोकस मेन किस पे है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आप लोगों को किस तरह से रिलीफ देने की कोशिश करें, और जो आप लोगों ने अभी तक सामान पहुँचाया है उसके हवाले से भी हमें बताएं। देखिए, हजारों टन राशन जो है रेड क्रेसेंट की जानिब से पहुंचाया जा चुका है, और NFIs, क्योंकि हमारे पास गोडाउन्स में पड़े होते हैं। NFIs हम कहते हैं नॉन फूड आइटम्स, जिसमें टेंट होता है, जिसमें फिर टारपोलिन शीट्स होती हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, तो जेरी कैंस होते हैं साफ पानी लाने के लिए, और 8 साफ पानी के प्लांट्स जो है वो 23 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जैसे मैंने कहा आटे में नमक है, मगर फिर भी प्रेजेंस हमारी वहाँ पे है और राशन वगैरह पहुंचा चुके हैं। लेकिन अभी बड़ी एक्सटेंसिव इसकी जरूरत जो है वो पड़ेगी। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, कोई नहीं बात कर रहा इस वक्त हेल्थ एंड हाइजीन की, क्योंकि जितना ज्यादा हम पीने का साफ पानी देंगे, जो अभी हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं उन पे बोझ उतना ही कम आएगा। वरना बीमारियां फूटनी हैं, अभी पेंडेमिक्स आ जाएंगी, अभी उसके बाद डेंगू आएगा, मॉस्किटो नेट्स देने की जरूरत है वहां पे, वरना फिर सिचुएशन टफ होती जाएगी, और फिर हेल्थ सर्विस इतनी हमारे पास है नहीं, फिर हम दूसरे ममालिक से डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वगैरह मंगवाने पड़ते हैं, मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं लोगों से कहूंगा, पीने का साफ पानी जिस कदर हो सके प्रोवाइड करें, और अगर छोटे छोटे टॉयलेट्स हम बना सके, 5 से 8 हज़ार का एक टॉयलेट बनता है जो उस एरिया में लग सकता है, जिसमें 4 जो है वो लकड़ी के पिलर्स होते हैं और फिर 4 शीट्स लग के एक चटखनी, तो वो बन जाता है। ये एक्सक्रीटा की वजह से और वाटर बॉर्न डिजीजेस, ये 2 हमारा जो ना टारगेट है कि इसमें हमने अपनी नीश कायम करनी है कि बीमारियां नहीं फैलने देनी किसी भी तरह से। चैलेंज भूख का चैलेंज तो है ही है, बड़ी दुनिया उसके बारे में बात भी कर रही है सारा कुछ, लेकिन ये मैं जरूर बताना चाह रहा था कि पीने का साफ पानी ये मुयस्सर नहीं। और दूसरा इश्यूज, ये जो मेन में चैलेंज आ रहा है ना जी, वो ये आ रहा है कि छोटे छोटे जजीरे बन गए हैं, यानी वहां लोग पहुंच नहीं पाते, इतनी ज्यादा बोट्स नहीं है, और वो फिर देखना होगा कि उन्होंने आज रात खाना खाना है या नहीं खाना। वहां पे अगर कोई शदीद बीमार है तो उसके लिए कैसे पहुंचना है वहां पे। तो इसीलिए 1000 से ज्यादा अमवात हो चुकी है, इसमें 400 से ज्यादा बेचारे छोटे बच्चे हैं जो बह गए जान, तो आपको पता ही है तकरीबन 1 मिलियन के। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक जानिब जहाँ पे जो मुख्तलिफ तिब्बी इमलाक कहना चाहिए, अशिया कहना चाहिए, वो पहुंचाना ज़रूरी है। दूसरी जानिब हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उनकी मोबिलाइजेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो भी वहाँ पे पहुँचे। ओबियसली वही उनको ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए चूँकि आपकी जो रेड क्रिसेंट है, इसका बुनियादी मकसद तो एक मेडिकल एड प्रोवाइड करना है जहाँ पे भी इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो ये हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो मोबिलाइजेशन है, इसके लिए आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं और किस हद तक अब तक कामयाब हुए आप? देखिए, हमने तो पहले से टीम्स बना दी हैं, कॉल दे दी है। मेरी जो कल कुवैती रेड क्रिसेंट से बात हुई है, वो अपने डॉक्टर्स उनके तैयार हैं, पैरामेडिक्स तैयार हैं दूसरे ममालिक से आने के लिए। ईरान से बात हुई है, IFRC से जैसे मैंने कहा बात हुई है, वो तो दुनिया भर से इंशाल्लाह आने की, जैसे आपको याद होगा ज़ल्ज़ले में आए थे, वो तो आ सकते। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम जरूरत पड़े लोगों की, और जैसे मैंने कहा वाटर बॉर्न डिजीजेस और दूसरी एक्सक्रीशंस की वजह से जो डिजीजेस पैदा होती हैं वो ना हो। और लाले अहमर का काम
हेल्थ सर्विस है, वॉश है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, यूथ एंड वॉलंटियर्स है। और तो आखिर हमारे में अबरार भाई ये बता दें, ये जितना काम आप कर रहे हैं इसका डाटा अवेलेबल है, ऑनलाइन देखा जा सकता है, अगर कोई मुखैर हजरात भी आपके साथ जुड़ना चाहें या इन्फॉर्मेशन लेना चाहें इस हवाले से? मैं लोगों से कहूंगा 1030 पे राब्ता करके आप लोग डोनेट भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमने डेटा साथ साथ चढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि हमारी 7 टोटल ब्रांचेस हैं और हमारी जो 36 है वो ग्राउंड पे जिसको आप डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस कहते हैं, उनपे हमारा सेटअप मौजूद है, इसलिए हम बड़ा प्रोफेशनली ये काम कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन सहारा के प्लेटफॉर्म से भी ये प्रोफेशनल काम करने वालों को अगर आप सपोर्ट करेंगे ना, तो वो जाया नहीं होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सिचुएशन में सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच इब्रार हक साहब, बहुत शुक्रिया कि आप मौजूद थे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बड़ा ज़बरदस्त काम है, हर एक को आगे बढ़ के इस काम में हिस्सा लेना चाहिए। ऑब्वियसली ये वो मुश्किल घड़ी है जिसमें आपकी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी वो नाकाफ़ी होगी। हर मुमकिन हो सके अपना हिस्सा ज़रूर डालें। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सैलाब से मुल्क भर में इस वक्त तबाही हुई है, बारिशें भी जारी हैं और ये बारिशों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इसी सिलसिले पे हमने बात करनी और जानना है कि आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल बनती है। बिल्कुल, हमारे साथ ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। मौसम की जो सूरत हाल है इसके हवाले से ऑब्वियसली ये जो शदीद बारिशों का सिलसिला तो जारी है, क्या अपडेट्स हैं जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अब आइंदा आने वाले दिनों में जो मौसम जो है वो अमूमी तौर पर खुश्क हो जाएगा। खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें साउथ पंजाब है, सिंध के ज़्यादातर इलाके हैं, बलूचिस्तान है, इन तमाम एरियाज में अगले चंद रोज़ के दौरान 2-3 रोज़ के दौरान जो है वो अमूमी तौर पर मौसम खुश्क और गर्म होगा। लेकिन हब्स की कैफियत जो है वो दिन के औकात में खासतौर पर सिंध के एरियाज में जो है वो हो जाएगी। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान में है, इनमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स तो नहीं है, लेकिन आइंदा 2-3 रोज़ के दौरान नॉर्थ ईस्ट पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और कश्मीर में जो है वो चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो फ्लैश फ्लडिंग का एक सिलसिला था वो अब थोड़ा थम जाएगा बाबर साहब? जी बिल्कुल, कोई इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स जो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली रेनफॉल्स हैं वो अब मेट ऑफिस जो है वो आइंदा चंद रोज के दौरान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और कराची की सूरत हाल भी हमें एक बार फिर ज़रा कैटेगोरिकली बता दीजिए, वेयर डज कराची स्टैंड? जी बिल्कुल, कराची में भी जो सिंध के कोस्टल बेल्ट है, जो साहिली इलाके हैं, बलूचिस्तान की जो साहिली इलाके हैं, साहिली पट्टी है, इन तमाम इलाकों में भी कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है सिंध में भी, कराची, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन, इसी तरह बलूचिस्तान की जो सदर्न बेल्ट है उनमें भी कोई इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, दूसरी जानिब एक जानिब जब सैलाब आता है तो उससे जो ह्यूमिडिटी लेवल है पानी में वो बहुत बढ़ जाता है इनफैक्ट एटमॉस्फेयर के अंदर, और उसका बड़ा इम्पैक्ट भी आता है, बड़ा मुश्किल भी हो जाता है और समहाउ गर्मी भी बढ़ जाती है। तो इस इम्पैक्ट के हवाले से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो आप हमें दे पाएँ, खासतौर पर हब्स या ह्यूमिडिटी को लेकर सैलाबी इलाकों में। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि सिंध के जो फ्लड हिट एरियाज हैं, जो सदर्न पंजाब के फ्लड हिट एरियाज हैं, उनमें क्योंकि दिन के वक्त दर्जे हरारत बढ़ेंगे और वहाँ पे मॉइस्चर जो हवा में नमी का तनासुब जो है, ज़मीन पे भी नमी है, उसकी वजह से हब्स की कैफियत जो है वो बढ़ जाएगी और जो फील लाइक टेम्परेचर है वो भी जो है वो महसूस जो करेंगे, वो भी दर्जे हरारत जो है वो ज़्यादा महसूस होगा इन इलाकों में। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह किया। और उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक बहुत ज़्यादा जो हैवी रेनफॉल है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर है बहुत सारी जगहों पे। अल्लाह करे बारिशें जो भी हों रहमत की हों और जहमत ना बने। अभी मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। और कप ऑफ कॉफ़ी प्रोग्राम का सेगमेंट इस का वक्त हुआ चाहता है और आज सारा हमारी मुलाकात करवा रही है शमल कुरैशी से। सो मेकअप की दुनिया से क्या नया है, क्या ताज़ा तरीन है, आपको दिखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Hello, how are you? I'm good. Good morning. I'm so glad that you're here. चलें आते। Thank you.
दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सोच रहे होंगे कि ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में आज कुछ अनयूजुअल है। सारा किसी सैलून में है, सारा के बाल बदल गए हैं, शी लुक्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने आई हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में ना हेयर ड्रेसिंग की अगर हम बात करें, इस फील्ड की बात करें, एक बेंचमार्क सेट किया है। 2009 में पाकिस्तान के फर्स्ट एवर यंग हेयर ड्रेसर ये साबित हुए। हम बात करेंगे शमल कुरैशी की, हु इज़ द CEO एंड द क्रिएटिव हेड ऑफ टोनी एंड गाय नॉर्थ पाकिस्तान। बिल्कुल ये मेरे पीछे खड़े हैं, आपको इनकी हम शक्ल भी दिखाते हैं और इनसे मिलवाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारा क्या हाल है आपके? आई एम गुड, सो गुड टू हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा लगा आपको मुझे ये? बड़ी खुशी हुई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करके। आई थिंक यू लुक फैबुलस। Yes. आई होप आप लोग को पसंद आया। हम जब भी बात करते हैं ना इमेज कंसल्टेंसी की, तो इनका नाम बड़ा प्रोमिनेंट है पाकिस्तान में। इन्होंने इतने सारे काम किए, इतने सारे अवार्ड्स लिए हैं और रिसेंटली एक पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट है। मैं चाहूँगी हम आपकी ज़ुबानी सुने कि वो क्या अचीवमेंट है रिसेंटली जो ग्लोबली आपने अचीव किया है। तो इस साल पे हमारा इमेज सिलेक्ट हुआ है टोनी एंड गाय ग्लोबल कैंपेन के लिए, यानी कि हमारी जो पाकिस्तानी मॉडल शॉट विद अ पाकिस्तानी फोटोग्राफर पूरे दुनिया में हर टोनी एंड गाय की विंडो कैंपेन में छपा हुआ है। तो आप कहीं भी जाएं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, लंदन, टोक्यो, हमारी पाकिस्तानी मॉडल की तस्वीर हमारे पाकिस्तान के बाल और मेकअप के साथ किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और इसको कितना अर्सा हो गया? 13 साल बाद हुआ है ये। 13 साल बाद। एक काम करते हैं, बैठ के जरा आपकी जिंदगी के बारे में, वो होता है ना जिंदगी में नशेबो फराज आते हैं, बहुत सारी बातें होंगी और स्टोरी है इनकी जिंदगी, पूरी एक स्टोरी है। ही इज क्वाइट एन एडवेंचरस पर्सन, फन लविंग। तो हम बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। आइए। सबसे पहले तो जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं चाहती हूँ हम उसके ऊपर बात करें कि जब मैं आई थी तब कलर कैसा था, आप वो देख भी रहे हैं। और आप बताइए कि व्हाट मेड यू टू ट्रांसफॉर्म माय हेयर कलर इनटू दिस कलर? वी गेव अ मोर काइंड ऑफ सन किस्ड लुक। जिस तरह आप सूरज में बहुत ज़्यादा होते हैं, बीच पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके बाल जो है नीचे से लाइट होते जाते हैं और ऊपर से हल्का सा डार्कर, क्योंकि जो हम पे धूप लगती है ज़्यादा वो लाइटर हो जाता है। सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ मिल्क शेक टोन्स, कूल बट इतना भी कूल नहीं कि वो ग्रे हो, क्योंकि वो ग्रे भी हमने देख चुके हैं कि बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ग्रे बट कूल टोन्स विद अ स्लाइट वार्म टू इट, सो लाइक अ बनाना मिल्क शेक। तो मजे के नाम है ये। अच्छा, इससे पहले जो मेरा कलर किया था वो उसका नाम क्या है? वो थोड़ा सा आइस में गया था। इट वाज मोर लाइक एन आइस मिल्क शेक, यू नो, एंड दिस इज मोर लाइक अ बनाना मिल्क शेक। तो शमल, अगर हेयर ड्रेसर ना होते तो क्या होते? मैं शायद शेफ होता या फैशन डिजाइनर। अच्छा, ए लेवल्स किया पाकिस्तान से, फिर आप डिग्री लेने गए कनाडा, उसके बाद आपने रेडियो में काम किया, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी, फिर क्या हुआ कि हेयर ड्रेसर बन गए? जब मैंने बिजनेस का डिग्री जब ख़त्म किया तो फार्मास्यूटिकल में काम किया, FM 89 में काम किया। हालांकि बहुत अच्छे थे, मगर मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। तो मैं अपने अम्मी के साथ जब ग्रेजुएशन पे गया था तो हम लंदन में थे, तो उधर जो है हम खाना खा रहे थे और मैंने देखा था कि कोई स्टूडेंट्स नीचे आए थे कहीं किसी बिल्डिंग से, और बहुत खूबसूरत इंसान थे और उनके लड़कियों के ब्लॉन्ड बाल थे और काफ़ी अच्छे बने हुए थे, और जो मेन थे वो उनकी भी स्टाइल बहुत अच्छी थी। तो मैंने घूमना शुरू किया जिस तरह पाकिस्तानी करते और तो उनमें से 1% टर्न अराउंड और उसके पीछे जो है वो टोनी एंड गाय लिखा हुआ था। तो मुझे उधर से आइडिया मिला कि यार ये मैं क्यों नहीं करता। तो मैंने अम्मी से बात की, वो बड़ी खुश थी क्योंकि वो ऑब्वियसली 40 साल से हेयर ड्रेसर थी। तो अब्बू ने मुझे देख के बोला कि आप मुझे पहले बता देते, मैं आपके ऊपर इतने पैसे नहीं खर्च करता कॉलेज में। हमने एक छोटा सा सैलून से स्टार्ट किया था MM आलम रोड पे, आई थिंक 900 स्क्वायर फुट था। अब वही सैलून जो है 12,000 स्क्वायर फुट पे हो गया, और हमारे एक ब्रांच से 7 ब्रांच हो गए अभी, और 3 और खुल रहे हैं। अच्छा, हम कराची के साहिल की बात करें और हम सनराइज के बारे में बात करें, आपका बड़ा एक गहरा ताल्लुक है जगह से। जगह इतनी पसंद क्यों है? मैं कराची में ही बड़ा हुआ हूँ।
तो हाई स्कूल तक मैंने कराची में, तो मेरे सारे जो दोस्त हैं और मेरी बहुत बड़ी एफिनिटी है कराची से, क्योंकि बीच को मैं बहुत प्यार करता हूँ, पानी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो उधर बीच भी है और दोस्त मेरे सारे बचपन के उधर ही हैं। खाना भी मुझे इधर की भी पसंद है, उधर की भी पसंद है, मुझे मारने ही डाले लाहौर। पर ज्यादा कराची का पसंद है, या टू बी ऑनेस्ट, यस। आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है उन तमाम औरतों के लिए जो गांव देहातों में रहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब सोचते हैं कि यार मैंने भी एक बड़ा सैलून ओपन करना है। आप ये कर सकते हैं। एक इतनी खूबसूरत इनिशिएटिव है जो कि अखुवत फाउंडेशन के साथ मिल के शमल ने लिया। आई रियली वांट कि शमल आप उसके ऊपर बात करें। आपने इतना ज़िंदगी में काम किया, लेकिन जो ये काम आप कर रहे हैं ना, आई थिंक ये पाकिस्तान की औरतों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अखुवत फाउंडेशन के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मेरी एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की है जो मेरी अम्मी के नाम के ऊपर है, पेंग कुरैशी स्कॉलरशिप। और उसमें हमने 2 औरतों को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये पहली बार है। तो जिनको ज़रूरतमंद औरतों को हमने सिलेक्ट किया, जिनके लिए हम ना तो सिर्फ पढ़ाएंगे उनको, मगर उनके लिए सैलून भी सेटअप करके ऑल ऑन अस। तो अखुवत फाउंडेशन फाउंड 1 गर्ल, वी फाउंड 1 गर्ल एंड देव बिन स्टडीइंग, और उनके लिए अभी हम उनका कोर्स अभी ख़त्म हो रहा है और फिर हम उनके गांव देहात में उनके लिए फुली फंडेड 2 सैलून भी सेटअप कर लेंगे उनके लिए। सो होपफुली वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां और औरतें देख रही होंगी, क्राइटेरिया क्या है इसका? इफ दे वांट टू बी अगर वो लेना चाहती हैं स्कॉलरशिप, दे नीड टू टेल अस कि वो क्यों, मतलब कि उनका पैशन है इस फील्ड में, ठीक है, और वो क्यों डिजर्व करती हैं स्कॉलरशिप को। तो वी विल सी दैट एंड यू नो फ्रॉम देयर वी डिसाइड। एक अखुवत डिसाइड करता है और एक हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स हेयर ड्रेसिंग की एक फील्ड है, लोग आपको जानते हैं दुनिया भर में, नॉट जस्ट पाकिस्तान, दुनिया भर में। इसके अलावा और कौन कौन से शौक हैं जो हिडन है, लोगों को नहीं पता? मैं बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ। मेरी बीवी बोलती है आप इतने ज़्यादा शौक करके क्या करते हैं। तो एक तो बाइक राइडिंग, आई राइड अ मोटरसाइकिल। सो पिछले साल हम ग्वादर भी गए थे। हैवी बाइक्स। वाओ। एंड दूसरा है ट्रैवलिंग। तो ये बाइक और ट्रैवलिंग जो है वो एक साथ यू नो इट हैपेंड। और पाकिस्तान को देखना, मैं यू नो आई लव पाकिस्तान, तो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है बाइक पे जाना। हमेशा मैंने आपको देखा है, यू ऑलवेज स्पीक अबाउट फोरकास्ट। तो क्या है, व्हाट इज द फोरकास्ट? तो फोरकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग फोरकास्ट है इस साल का, कि एक तो लाइक सन किस लुक्स आल्सो इन, बट कलर्स के हवाले से, क्योंकि आजकल मेटावर्स की भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो अमालगमेशन बिटवीन अ डिजिटल एज एंड अ नॉर्मल एज। तो यू नो जिस तरह आप लोगों की एवटार्स बनती है और ये वो सारा कुछ, तो you will see कपड़ों के हिसाब से भी you will see clothes which will look like they belong on the internet। मतलब कि एक मेटावर्स के अंदर, मगर लोग भी उस तरीके से कपड़े पहने होंगे। कपड़ों के मेकअप के हवाले से नियॉन्स, we'll see a lot of neons coming back in slowly। बालों के हिसाब से you know we see either they become very kind of like straight cut or इस type के you know fringes and all of that stuff, or we'll see the hair getting a lot softer। जो layers है वो grown out layers होंगे। A more kind of traditionally beautiful images will be coming back। The other thing which is really important these days is health of hair। जिस तरह पिछले साल या पिछले डेकेड पे हमने स्किन केयर के ऊपर तवज्जो देखा था कि स्किन केयर के ऊपर ये क्रीम्स, ये पेप्टाइड्स, ये वो सारा कुछ, इस साल हेयर के ऊपर दैट तवज्जो विल शिफ्ट एज वेल। सो दे विल बी ट्रीटिंग हेयर like they were treating skin। अगर हम 2022 की बात करें, या आने वाला जो 2023 है, उसमें डोंट्स क्या हैं मेकअप के और हेयर के? 2023 में लुक्स से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी बोलेगी। वाओ, ठीक है। बहुत बातें करनी है, जाते हैं कुछ खाते पीते हैं, चलिए जी। चलो। सच अ ब्यूटीफुल कॉर्नर। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो है कॉफी बार है, यहाँ पे हम नॉर्मली कॉफी सर्व करते हैं, मगर आज जो है हम नाश्ता खा रहे हैं इसके ऊपर। ओह माय गॉड, अच्छा आपको देसी खाना पसंद है? बिल्कुल, बहुत पसंद है। मैं तो पूरे लाहौर छानता हूँ। माशाल्लाह से 2009 से शुरू किया, 2011 में आपको बेस्ट डायरेक्टर मिला अपने सैलून के हवाले से अवार्ड। तो अब तक कितने अवार्ड्स अपने नाम आप करवा चुके हैं? You know, I've been nominated many times in London also।
पाकिस्तान में भी, लक्स में भी I've been nominated many times. Done a lot of fashion weeks Yes. abroad. Really want to ask about this. ये जो spirituality की तरफ आप गए हैं, ये कैसे गए हैं? Because you had everything, right? I didn't have everything to begin with. अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आई मेरे पास. जैसे ही चीज़ें आती गईं, मुझे लग रहा था कि मैं और अंदर से खाली हो रहा था. जब चीज़ें कम थी मैं उनके पास ज़्यादा था, और जब मटेरियल चीज़ें ज़्यादा आ गई तो मुझे कम फीलिंग महसूस हुई. तो उस खालीनेस को भरने के लिए मैं स्पिरिचुअलिटी के नज़दीक गया हूँ. अब मैं छोटी छोटी चीज़ों, पहले मैं बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशियाँ रखता था, अब मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ रखता हूँ. पहले शो ऑफ में ज़्यादा होता था कि मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, उनके पास है, मेरे पास है. नाउ आई डोंट केयर एनीमोर. जिंदगी कम है, नहीं जानते कब ख़त्म होगी. क्या ऐसा शौक है या एडवेंचर है जो आपको लगता है कि यार अभी करना है, बस कर लो वो भी? नो, आई एम वेरी लकी क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, उनके शूट पे जाता हूँ. ये वो तो लोकेशंस मैं पूरी दुनिया घूम के आया उनकी वजह से. कभी थाईलैंड में शूट हो रहा है, कभी पोर्चुगल में शूट हो रहा है, कभी इधर शूट हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर. अभी मैं केन्या से भी वापस आया हूँ सफारी पे. सारे जानवर भी देख लिए उधर. फैमिली के साथ गए थे? फैमिली के साथ गया था. मजीद क्या प्लान हैं जो आप करना चाहते हैं इस साल या अगले साल? सो इस साल मेरा बहुत 3 बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं. मैं चाहता था कि मैं ये जिस तरह ये फैशन है और बाल हैं और ये सारी चीज़ें मैं और लोगों को एक्सेस दिलाऊं, इनको masses को. ठीक है, तो what we want to do is make the masses stylish. Oh wow, अच्छा. What we want to do is कि हम अभी ये जो 3 सैलून खोल रहे हैं, it's called Essentials by Tony and Guy. Okay. This will be a low cost, about 30 to 40% cheaper than Tony and Guy. कैसे? तो इसमें हम अपना प्रोडक्ट खुद वो कर रहे हैं. पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान. आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट न्यूज़. दोस्तों, हम तो अभी नाश्ता करेंगे डिटेल में, आप अपना ख्याल रखिए. बट बिफोर वी रैप अप द शो, डू यू वांट टू से एनीथिंग टू द ऑडियंस? If you're in the industry, किसी भी फील्ड में, and you're trying, I know कि काफ़ी मुश्किल होता है और succeed करने में, मगर आप लगे रहे, ठीक है, और एक ना एक दिन आपका जवाब आएगा. हाँ, एक ना एक दिन अल्लाह आपका हाथ थाम लेगा. दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट. और जाते जाते हमेशा की तरह एक साथ करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और सुबह सुबह हम आपको खिलाएंगे चरखे और रोस्ट. और चरखे और रोस्ट में फरियाल राना गई हैं तबाक रेस्टोरेंट, और वहाँ पे क्या खिला रही हैं, देखते हैं आज का देसी फूड. नाजरीन, आज मैं आई हूँ लक्ष्मी चौक में, जो किसी ज़माने में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का गढ़ समझा जाता था. जब पाकिस्तान में कोई भी मूवी बनती थी वो यहाँ से रिलीज़ की जाती थी, लेकिन आजकल ये पाकिस्तानी देसी खानों का मरकज़ समझा जाता है. नाजरीन, आज मैं आई हूँ लक्ष्मी चौक में, जहाँ पर है तबाक रेस्टोरेंट, जो कि 50 साल से ज़ायद अरसे से काम कर रहा है. इनकी ख़ास बात तो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले स्टीम रोस्ट तैयार किया था. आए चलकर लोगों से पूछते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है. आप कहाँ से आई है? मैं कनाडा से आई हूँ, ये 3-4 दिन पहले. अच्छा, यहाँ से आपने क्या खाया आज? मैंने चिकन रोस्ट खाया. कैसा लगा पाकिस्तान का, लाहौर का चिकन रोस्ट? बहुत बहुत लजीज है, क्योंकि जब मैं छोटी होती थी ना, मैं अपने अब्बू के साथ इधर आती थी, तो उस वक्त से मुझे याद था, तो अब मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ इतने साल बाद. अच्छा, रोस्ट की खास बात क्या लगती है इनकी? रोस्ट की खास बात यही है कि एक तो गरम उसी वक्त बनाते हैं, फ्रेश है, और दूसरा सॉफ्ट है काफ़ी. इवन के जब हम पैक करवा के लेके जाते हैं 2-3 घंटों के बाद गर्म करें तो बिल्कुल सेम टेस्ट रहता है, फ्रेश रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है. क्या ऑर्डर किया आज आपने? हमने इनका जो स्टीम रोस्ट है वो ऑर्डर किया. टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट आउटस्टैंडिंग है, लाहौर में नंबर 1 है. खास बात क्या लगती है इनकी रोस्ट की, खाने की इनके? कि सॉफ्ट है, मसाले बहुत उनके अच्छे होते हैं, लाइट से होते हैं, और प्रॉपरली हाइजेनिक फूड है. बाज़ारी मसाले जब उस तरह आप खा के जाएँ और बाद में जाके आपका स्टमक कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो चक्कर नहीं है.
क्या ऑर्डर किया? अभी हमने चरगा ऑर्डर किया था, रेशमी कबाब ऑर्डर किए थे, नान, रायता वगैरह। चरगे की खास बात क्या लगी आप? चरगा जो था वो अच्छे तरीके से टेंडर था, मज़े का था। दूसरा ये है कि ये मशीन में बना हुआ है, और दूसरा जो है हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, ऑयल भी इसमें कम है तो सेहत के लिए भी अच्छा है। कहीं और से खाया और यहाँ से खाया तो क्या डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस टेस्ट का होता है, स्पाइसेस का होता है, ठीक है, और दूसरा ऑयल की जो क्वांटिटी यूज़ की जाती है उसका भी काफ़ी डिफरेंस होता है इसमें। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर वजदान अजीम साहब। आप मुझे बताएं, ये रेस्टोरेंट सबसे पहले किसने शुरू किया था और कितना अरसा हो गया इस रेस्टोरेंट? जी, ये रेस्टोरेंट को शुरू हुए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। मेरे वालिद साहब और तायाबू ने मिलकर ये काम शुरू किया था। हम लोग सेकंड जनरेशन है, मैं और मेरा भाई को तकरीबन इस बिज़नेस को ज्वाइन किए 15 साल हो चुके हैं। आपके रेस्टोरेंट का नाम तबाक है, इसका मतलब क्या है? तबाक बेसिकली एक अरबी का वर्ड है। अरब में ये रवायत थी कि मिल बैठ के एक जगह पे एक थाल में खाना खाते थे, तो उस थाल को तबाक कहते थे। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? हमारी यहाँ की मशहूर आइटम स्टीम रोस्ट और चरगा है। स्पेशल हमारी मखनी, चिकन मखनी कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है। हमने मटन कुन्ना इंट्रोड्यूस करवाया है जो लोग किसी स्पेशल ओकेजन पे पहले खाते थे, पर अब हम लोगों ने ये किया है कि उसकी रेसिपी को डेवलप की है लोगों के टेस्ट के मुताबिक। जो एक्चुअल कुन्ना पहले वो स्पेशल ऑर्डर पे बनता था, अब वो हमारे पास आके रेगुलर बेसिस पे मटन कुन्ना भी खा सकते हैं। कस्टमर की डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? कस्टमर जी चाहे नया है चाहे पुराना है, वो सबसे पहले आके हमसे चरगा या स्टीम रोस्ट ही तलब करता है। आपके रोस्ट की खास बात क्या है जो इतनी ज़्यादा डिमांड है? हमारे 2 तरह के रोस्ट हैं, एक हमारा चरगा रोस्ट है और दूसरा हमारा स्टीम रोस्ट है। चरगा वो है जो मशीन के ऊपर वो मैरिनेशन मसाले के साथ वो इलेक्ट्रिक बेस कुकिंग है उसकी, वो 2 से ढाई घंटे के अंदर तैयार होता है, वो हमारा चरगा रोस्ट है। जो हमारा स्टीम रोस्ट है वो थोड़ा सा लेस स्पाइसी होता है एज़ कम्पेयर टू चरगा। स्टीम रोस्ट इज़ अ लिटिल बिट सॉफ्टर, वो स्पेशल स्टीमर्स में बनते हैं। आपके रेस्टोरेंट में दूसरे शहरों से लोग खाना खाने आते हैं, कभी आपने सोचा कहीं और भी ब्रांच बनानी चाहिए? हम लोगों का प्लान है कि इंशाल्लाह इस साल के एंड तक लाहौर में भी ब्रांच आउट करेंगे। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं ना कहीं को अपनी खानों के टेस्ट को लेके जाएँ और ब्रांच आउट करें हम लोग। इतने अरसे से आप माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, कोई मशहूर शख्सियात तो आपके पास आती होंगी खाना खाने? डेफिनेटली 50 साल इस रेस्टोरेंट को हो गए हैं, तो हम लोगों के बहुत सारे मशहूर अदाकार, फिल्म इंडस्ट्री होने की वजह से, ड्रामा इंडस्ट्री होने के पास से बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते थे, ड्रामा इंडस्ट्री से लोग आते थे। उसके अलावा आपके जितने मशहूर पॉलिटिशियन हैं, यू नेम देम एंड दे वर हियर। आपके रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स क्या हैं? जी, रेस्टोरेंट सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है और रात को देर तक तकरीबन 2 बजे तक हम लोग के टाइमिंग चलते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे लिए मटन कुन्ना और यहाँ का स्पेशल रोस्ट आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और फ्रेश है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कुछ पाकिस्तानी फिल्म्स के हवाले से। एनर्जी बढ़ाने का मकसद भी है कि थोड़ा सा पाकिस्तानी फिल्म्स को भी बूस्ट मिलना चाहिए। भाई सिनेमाज में लोग जाएं, पाकिस्तानी फिल्म्स देखें और डिफरेंट किस्म की पाकिस्तानी फिल्म्स देखें। हम पिछले कुछ अर्से से आपको मालूम है मुख्तलिफ लोग हमारे पास आते हैं, फिल्म प्रमोशंस की बात करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा को लेकर यह है कि पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर लोग मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसी फिल्म बनना शुरू हो गए हैं जो यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे पाकिस्तान में बनेंगी। रिसेंटली कुछ ट्रेलर्स ऐसे आए मूवीज़ की जिसको लोगों ने देख कर एक कमेंट किया कि क्या ये पाकिस्तानी फिल्म का ट्रेलर है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। खैर, आज हम जिस पाकिस्तानी फिल्म की बात करें जी, ये एक सस्पेंस थ्रिलर है। इस टाइप की फिल्म्स पाकिस्तान में, क्राइम थ्रिलर कह सकते हैं, इस टाइप की फिल्म्स पाकिस्तान में नहीं बनती हैं। अगर हम कहें कि अपनी टाइप की ये पहली फिल्म है तो गलत नहीं होगा। हम कारबा की बात कर रहे हैं। ये 2 सितंबर को सिनेमाज के अंदर रिलीज़ हो रही है और आज जो इसकी कास्ट, हम अगर उनकी बात करें, इसमें बुनियादी तौर पर जो लीड कास्ट के तौर पर हमें नजर आएंगे वो अदनान सिद्दीकी हैं, याले सरदी हैं, नवीन वकार हैं, उसामा तायर हैं, पारिस मसरूर हैं, वजदान शाह हैं, अर्जमंद रहीम, खालिद अनम और ईमान खान इसकी लीड कास्ट के अंदर शामिल हैं। इसकी कहानी फवाद हई ने लिखी है और उन्होंने ही इसे प्रोड्यूस भी किया है। जबकि अगर हम सिनेमाटोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें फरहान खान जो है उन्होंने अदा किया है, जबकि इस फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल में फिल्माने की भी कोशिश की गई है। ये पाकिस्तान की पहली न्यू एज रिवेंज क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है वाला फॉर्मूला लगाया गया है और यही लोगों को एंगेज करेगा। इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा
ज्यादा बोलूं, ये आप बोल चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा लेकिन मैंने कहानी नहीं बताई। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ स्पॉइलर एनीमोर। ठीक है, हमारे साथ इस फिल्म की लीड कास्ट मौजूद है। अदनान भाई तो नहीं आ पाए, लेकिन याले हमारे साथ मौजूद है, नवीन हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को बहुत वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और इससे पहले कि हम इनसे बात करें और हम ज्यादा कुछ बोले, हम आपको इस मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं और उसके बाद इसके हवाले से डिस्कशन देखते हैं। तो इम्प्रेसिव ट्रेलर है और इसकी कहानी कितनी इम्प्रेसिव होने वाली है, इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ तीनों लीड कैरेक्टर्स मूवी के मौजूद है, तो आप लोगों से ही आगाज करते हैं। नवीन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सबसे पहले तो अपने इस कैरेक्टर के हवाले से बताएं, किस तरह का रोल है, आपने जितने पास के अंदर रोल्स प्ले किए उससे किस तरह से डिफरेंट आपको लगा है? मेरे कैरेक्टर का नाम मारिया है और एक बहुत ही मज़ेदार उसकी जो है स्टोरी शुरुआत से लेकर आखिर तक चलती है। शी इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। ये किरदार मैंने जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी पढ़ने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया इसको पढ़ के, बिकॉज़ सिर्फ मेरा ही किरदार नहीं बल्कि जितने भी किरदार इस कहानी में हैं और जिस तरह कहानी चल रही है, me as an actor when I was reading it I had no idea कि अब अगले सफ़े पे क्या होने वाला है। Okay. So I found that to be really amazing because जो हम ड्रामे वगैरह करते हैं उसमें तो quite predictable होती है हर चीज़ कि हमें पता होता है। ये किरदार करना मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग सा भी था बिकॉज ये मेरी पहली फिल्म है। So I had a great time and I think ये ऐसा किरदार है जो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। लवली। अच्छा उसामा, ऑब्वियसली ये जो क्राइम थ्रिलर मूवीज़ हैं पाकिस्तान में उस तरह से नहीं बनती, हम ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ और इस तरह की मूवीज़ को प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली इसमें ऑडियंस की एक्सेप्टेबिलिटी एक फैक्टर होता है कि वो उसको कितनी जल्दी डाइजेस्ट करते हैं, इस तरह के स्क्रिप्ट को, इस तरह की मूवी को। सो आप इस हवाले से जब आप ये मूवी कर रहे थे तो डू यू हैव दिस इन योर माइंड? अच्छा, अगर मैं इसको देखूं कि एज अ मूवी वॉचर मुझे जो पसंद है, जो मैं देखना चाहता हूं, तो मुझे कुछ एक्साइटिंग पसंद आएगा ना। मतलब वही चीज़ अगर मैं बार बार देखता रहूँगा तो वो सही है, अच्छी है वो। हमारा मसला क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पाकिस्तान की सिनेमा का बहुत बड़ा मसला है प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा कमाने का। तो वो कहते हैं यार जो चीज़ चल रही है उसको चलाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फॉर्मूला वही रखते हैं। तो मुझे फिर ये लगा कि जब मैं पढ़ रहा था स्क्रिप्ट कि ये तो पूरी की पूरी कमर्शियल फिल्म है 100%, बस जॉनरा डिफरेंट है मगर है शदीद कमर्शियल इन द सेंस के वेरी इंटरटेनिंग, सुपर इंटरटेनिंग। जिस तरह नवीन अभी कह रही थी कि हर सफ़े को पलट के आपको ये लग रहा था अच्छा ये भी हो रहा है, वो अच्छा अब ये हो रहा है, दैट्स एक्साइटिंग। तो पढ़ते वक्त जब आपको ऐसा लगे जो अमूमन नहीं होता है जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो फिर हमने सोचा अच्छा जब एक्ट करेंगे, तो जब हमने किया सब ने तो हमें और एहसास हो कि ओह माय गॉड दिस इज एक्साइटिंग, इट्स रियली फन, इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो या दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट कि पीपल शुड मेक इट, बनाएं अच्छी मूवीज अपनी पसंद की बनाएं, जो भी आपको मतलब जॉनर्स को ट्राई करना चाहिए। या करें, बनेंगी तो लोग देखेंगे और देखेंगे तो दिमाग। अच्छा यार, एक तो जैसे कि स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए हमें लगा कि बड़ा एक्साइटिंग है, उसमें सबसे अहम एक फिल्म के अंदर पार्ट आता है कि जब डायरेक्टर उसको बना रहा है या जब उसको एडिटर निकाल रहा है, तो क्या वो शॉट जो राइटर ने लिखा है क्या वो शॉट उसने निकाला है? एक्टर तो अपनी तरफ से वो दे रहा होता है जो डायरेक्टर कह रहा होता है। व्हाट अबाउट दिस फिल्म? आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो पेस, वो थ्रिल हमें जो स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने फील किया, क्या हमें ऑन स्क्रीन नजर आएगा, सीइंग द डायरेक्शन एंड द पोस्ट वर्क एंड ऑल? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि काशान अदमानी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बहुत प्रिसाइज थे फिल्म की प्रोडक्शन को लेके, प्री प्रोडक्शन को लेके। बहुत कम ऐसा होता है, जनरली हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं, मतलब ऑलरेडी उसकी चीज़ एक सांचा सामने होता है, लेकिन इतना प्रॉपरली शॉट बाय शॉट, सीन बाय सीन बहुत कम काम किया जाता है। हमारी फिल्म रिकॉर्ड टाइम में शूट हुई है 24 डेज फॉर अ फिल्म इज़ लाइक इनसेन। और जिस किस्म की फिल्म है आपने देखा उसमें गाड़ियाँ भी उड़ रही हैं, उंगलियाँ कट रही हैं। So ये टाइम, सॉरी टू कट यू, इतना शॉर्ट क्यों था? मतलब कैजुअल्स के इशू थे या वैसे इसका स्पैन ही इतना था? No, we were able to execute it that fast. We did, और कोविड के दरमियान था तो आपको पता है कि कितनी कंटिजेंसी प्लान्स होंगे। ये एट अ स्ट्रेच ऑफ 24 डेज नहीं था, ये एक महीना छोड़ के फिर जब सबकी तबीयत बहाल हो। सो ऑनेस्टली मेरा
ट्रस्ट लेवल काशान के साथ बहुत था, बिकॉज जब हम शूट कर रहे थे तो हमें एग्जैक्टली पता था कौन सा शॉट कहाँ क्या, वो एडिटर वाली जो गेम होती है ना, जो आपको पता होता है आपने कौन सा शॉट कहाँ लगाना है। सो जब वो फिल्म बन रही थी तभी आपको अंदाजा हो रहा था कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ जो है ये सही ही निकलेगा, एक्स्ट्रा कुछ शूट नहीं हुआ। सो जब एक्स्ट्रा शूट होता है तब आपको नहीं पता होता कि एज एन एक्टर जो आपके एक्सप्रेशंस आए हैं वो दिखेंगे भी कि नहीं दिखेंगे। पाकिस्तानी फिल्म की ऐसी भी बड़ी कामयाबी होती है कि वो जो बने वही फौरन से आ जाए रिलीज होने के लिए। एज एन एक्टर भी आप कई बार ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जो आपको लगता है ये फिट बैठ रहा है और वो एडिटर कोई और लगा देता है शॉट। आपको अपनी पसंद का वो शॉट उधर से नहीं इम्प्लीमेंट होता है। ऑब्वियसली ये नवीन मूवी ज़्यादातर शूट कराची में हुई लेकिन इंग्लैंड में भी हुई। सो इंटरनेशनली भी बहुत सारी एक चीज़ें होती हैं, मूवी के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं जब आपको एक सीक्वेंस उसका वहाँ पे शूट हो रहा है और एक आप बाहर कर रहे हो। तो वो कितना मज़ेदार आपके लिए एक्सपीरियंस था? मेरा जो पार्ट है इट वाज ऑल इन कराची। हमारी एक कास्ट मेंबर है लिली केसली के नाम से, उनका पार्ट शूट करने के लिए जो है काशान हु इज द डायरेक्टर वो गए थे अपनी टीम को लेकर और वहाँ पे 3 दिन का काम था उनका, तो वो शूट करके फिर वापस आए। आई थिंक यू आल्सो वेंट। नहीं हमारा जितना भी काम था ठीक है। चलें जी उसामा, फिर बताएं स्टोरी क्या होने जा रहा है फिल्म में, क्या होने वाला, खत्म कर दें, बस बता दें। सही है, ठीक है, मैं बता दूं, स्पॉइल करते हैं यहाँ पे। मेरा जो किरदार है हमजा खान का, ही इज द CEO। ओह माय गॉड, दैट्स कूल। वो अगवा हो जाता है, ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक गैंग्स के बदौलत, और उसके जो लीडर हैं वो है ओह अच्छा, तो रैंसम के लिए होता है, उनको विरसा चाहिए होता है। तो नो दैट्स ऑल सेड। जो बता सकते हैं वो तो जो ट्रेलर का है मैं वही बता रहा हूँ। और फिर ट्रेलर में है ये, हाँ ट्रेलर में है, आई स्वेयर। तो फिर हमजा की शादी हुई है मारिया से, ठीक है, व्हिच इज हर कैरेक्टर। तो फिर किडनैपिंग के जरिए कहानी फिर खुलती है, आहिस्ता आहिस्ता मजीद खुलती है, ट्विस्ट आते हैं। पहले तो ये लगता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा ना सीधी सी कहानी है, अगवा हुए, थोड़ा खून खराबा हुआ, फिर छुट गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आखिरी सीन तक व्यूअर को समझ नहीं आने वाला है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या हो, हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, कोई मेन विलन नहीं। आई होप कि आपको भी फिल्म से पहले, जैसे आमिर खान ने तलाश से पहले ट्वीट किया था कि प्लीज मत बताएं लोगों को कि एंड क्या हो रहा है, आपको भी बताना ना पड़े। दैट्स अमेजिंग। हमें खुशी ये है कि एक डिफरेंट जॉनरा है जी जिसको ट्राई किया जा रहा है, और आई होप कि जो व्यूअर्स इसको देखेंगे तो वो अप्रिशिएट इसलिए जरूर करेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट तो किसी ने किया, एटलीस्ट ट्राई तो किया। अच्छा एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह ये होगा, डेफिनेटली डू सपोर्ट इट। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। हमारे साथ कारमा की कास्ट मौजूद है। हम बात करें फिल्म के प्लॉट के ऊपर और फिल्म कैसी होगी। वैसे आपको बता दें 2 सितंबर को आपके तमाम बड़े नज़दीकी सिनेमास के अंदर ये फिल्म रिलीज हो रही है। यू हैव टू गो देयर। फिल्म देखनी जरूर है, एक बार देख के फिर एनालिसिस देना है, पहले नहीं कहना कि यार ये तो ये तो, ऐसे नहीं करना। देखें एक दफा, देख के बताएं, अच्छी है तो भी बताएं और बुरी है तो तनकीदी आई मीन कमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। वैसे चूंकि तीनों स्टार्स मौजूद हैं, हमारे पास सिर्फ ऑलमोस्ट 2.5 मिनट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप तीनों कुछ भी कहना चाहें फिल्म के हवाले से या करंट सिचुएशन भी जो है उस हवाले से भी, if you want to add, starting from Yale। ऑनेस्टली मेरा सिर्फ यही कहना है, और हम बार बार इस बात को रिइटरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल से, प्रॉब्लम से, डिज़ास्टर से गुजर रहा है, और हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो इस प्रॉब्लम से मुतासिर हैं। सैलाब ज़दगान की मैं बात कर रही हूँ। दिल दहलाने वाली हम लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर, अपने माल में से थोड़ी सी जो है क्वांटिटी निकाल कर किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, तो ये सदका जारिया आज और इसी वक्त। वेरी राइट, वेरी राइट। जैसे मैंने बोला, डोनेशन अगर आप कर सकते हैं बिल्कुल डोनेट करें। कम से कम कर सकते हैं 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, या 5,000 हो, 10,000 हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो कीजिए। और जो भी इदारा जिसको आप ट्रस्ट करते हैं वहाँ पर आप ज़रूर जाके दीजिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आपके पास अगर कपड़े हैं, जो भी ऐसा सामान है जो आप किसी और को दे सकते हैं, बिकॉज़ लोगों के घर बह चुके हैं, उनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो इस्तेमाल के लिए नहीं, आपको जो लगता है आप प्लीज़ डोनेट कीजिए। हम लोग भी अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। आप तीनों स्टार्स को बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ है। और जब हम अभी इनसे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त है कि एक जानिब हमारी
हमारी फिल्म आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क की सूरत हाल है। बहरहाल ये आर्टिस्ट हैं, इन्होंने काम करना है और ये काम चलते रहना है। हमारी दुआ है कि जो लोग इस वक्त परेशान हैं उनकी मुश्किलें हल हों, लेकिन दूसरी जानिब कारमा इज़ देयर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के जॉनरा को लेकर एंड बिलीव कि बहुत अच्छा करे फिल्म। आप देखिएगा जरूर इस फिल्म को और हम फिर भी बताइएगा देखने कैसे जाएंगे है। और आपने भी जरूर देखने जानी है। 2 सितंबर सिनेमाज में लगेगी। अब हम इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।